जी, तो बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 6 और चैप्टर का नाम है स्टिचियोमेट्री। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस की। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें ये 6.1 और 6.2 और से आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को हम हल करते हैं। Write the empirical formula of the compounds containing carbon to hydrogen and the following ratios. तो अगर एक कार्बन हो और चार हमारे पास हाइड्रोजन हो तो मीथेन ये कंपाउंड का नाम होगा। अगर दो कार्बन हो और छः हाइड्रोजन हो तो इस कंपाउंड का नाम होगा ईथेन। ठीक है, और इसका नाम होगा मीथेन। ओके, उसके बाद अगर दो हाइड्रोजन हो और दो ही हाइड्रोजन के साथ दो कार्बन हो, इसका नाम होगा ईथाइन और इसको एसीटाइलिन भी कहते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास छः कार्बन हो और छः हाइड्रोजन हो तो दैट इज़ बेसिकली बेंजीन। ठीक है, सो दीज आर द एम्पिरिकल फार्मूलाज ऑफ द दीज आर बेसिकली द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ द कंपाउंड। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला इसका सेम ही रहेगा, 1:4 ही रहेगा। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा 2 1s are 2 3s are, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इसका रेशो क्या निकलेगा 1:3। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा 2 1s are 2 1s are 1:1। और इसका कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। और यहाँ से देखें 6 1s are 6 1s are, तो इसका भी रेशो 1:1 निकलेगा और इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। सो देयर वी हैव दी सॉल्यूशंस जो मैंने भी आपको करके दिखाए। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.2 की तरफ। अब क्वेश्चन किया जा रहा है कि एस्पिरिन जो डिस्प्रिन आप टैबलेट खाते हैं उसका ये फार्मूला है। वहाँ पे डेफिनेटली डिस्प्रिन एक माइल्ड पेन किलर है और इसके अलावा आपके खून को पतला करती है। सो देर आर 9 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो डेफिनेटली अब चूंकि ये ऑड नंबर है और ये दोनों इवन नंबर है तो इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है तो एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम ही रहेगा, बिकॉज द कंपाउंड हैज़ ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ही में रहेगा of the atoms. So therefore empirical formula, molecular formula of these compounds is same. You don't need to get worry. इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे जो है वो कार्बन की क्वांटिटी भी बता दी गई है, फार्मूला तो आपने खुद जनरेट कर लिया, बस एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जा रहा था जो कि सेम ही रहेगा। उसके बाद डेफिनेटली विनेगर सिरका जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उसमें 5% एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3। ठीक है, एंड COOH। और उसको अगर स्ट्रक्चरली बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस। ये ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन हो गए। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला, दैट इज़ द कंडेंस फार्मूला, दैट इज़ अ वेरी कंडेंस फार्मूला जिसको आप एम्पिरिकल फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिट्स नॉट द एम्पिरिकल फार्मूला, दिस द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो नीचे है दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। सो दिस द एम्पिरिकल फार्मूला, दिस द मॉलिक्यूलर फार्मूला, and this is the less condensed formula, and that is the structural formula. So it's a 2 carbon compound, so C2। और फिर इसमें हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं, so that is the formula C2H4NO2। so that is the empirical formula। 2 1s are 2 2s are 2 1s are, so 1 1 and 2 over here। ठीक है, so that is the simplest whole number ratio and that is the actual number of एटम्स जो कि मौजूद होते हैं विनेगर में। 5% एसिटिक एसिड का मतलब है कि पानी होता है। बाकी अगर आपके पास 95 ग्राम्स वाटर है उसमें 5 ग्राम एसिटिक एसिड डालें तो फिर सिरका बन जाता है। अभी मुझे आप कमेंट में बताएं कि जो मार्केट से सिरका मिलता है उसमें कितने % एसिटिक एसिड होता है और कितना पानी होता है। इसका रेशो आप मुझे गूगल करके अभी कमेंट में बताएं। ठीक है, उसके बाद आप कोका कोला पीते हैं, कोका कोला में कैफ़ीन होता है, ये कंपाउंड होता है। तो आपको पता है कि कैफ़ीन
एक एनर्जी कंपाउंड है। इसके अलावा आपको कॉफ़ी में भी मिलती है कैफ़ीन, और जो आप चाय पीते हैं उसमें भी कैफ़ीन होती है, उससे आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है। ये एक स्टेरॉइड है। सो 8 कार्बन कंपाउंड, 10 hydrogen atoms, 4 nitrogen atoms, and 2 oxygen atoms. So that is how it can be simple. 2 ones are, 2 twos are, 2 fives are, 2 fours are. So अब चूंकि इनको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता, so that is the empirical formula. So C4 H5 and N लिखना था यहाँ पे मैंने, N2, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? एक. So that is going to be the empirical formula of caffeine. कैफ़ीन का वैसे क्वेश्चन में भी दे दिया, तो यू डोंट नीड टू वरी, आपने बस एम्पिरिकल फार्मूला ही लिखना था. सो ये था हमारा सेल्फ असेसमेंट 6.2 एंड 6.1. तो इसको हमने हल कर लिया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो दैट इज़ 6.3 एट द मोमेंट. 6.3 में जो है वो पूछा जा रहा है आपसे कि एक कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 is used commonly for the laboratory preparation of oxygen gas. Calculate its formula mass. अब देखें, फार्मूला मैथ्स निकालना भी आपको आना चाहिए, तो फार्मूला मैथ्स निकालने का मेथड आपको बताता हूँ. सो देयर वी हैव 6.3, और इसका फार्मूला मैथ्स ऐसे निकालेंगे. पोटेशियम के पीरियोडिक टेबल से आपको मैथ्स पता लग जाएगा 39. पीरियोडिक टेबल से मैथ्स इसका क्लोरीन का पता लगेगा, दैट इज़ 35.5. और ऑक्सीजन का मैथ आपको पता ही होगा, 16 होता है, लेकिन 3 एटम्स हैं. सो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये 48 हो जाएगा, 35 एज इट इज़ आएगा, 39 एज इट इज़ आएगा, एंड दैट इज़ हाउ यू गोना गेट 122.5 AMU. सो AMU लाजमी लगाना है, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, और ये होगा इसका फार्मूला मास. इसे मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते, क्योंकि सब एटम्स में, पोटाशियम क्लोरीन ऑक्सीजन में, पोटाशियम एक मेटल आ गया है. तो जब मेटल आ जाए तो फिर आपने फार्मूला मास यूज़ करना है, वर्ड मॉलिक्यूलर मास यूज़ नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. लेकिन इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये भी फार्मूला में ऐसे ही होगा. बट लेट्स चेक इट आउट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. वन बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, इट रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड. जब इसको आप गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी राइजिंग ऑफ कुकीज़. जो आप ब्रेड देखते हैं या कोई आप केक्स देखते हैं, उसमें आपको पता है ब्रेड फूली हुई होती है, तो उसमें हम ये बेकिंग सोडा डालते हैं, ठीक है, और ब्रेड में भी डालते हैं. सो डिटर्मिन द फार्मूला मैसेज ऑफ बेकिंग सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी फार्मूला मैस निकालना है, या कह लें आप कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप फार्मूला मैस की बजाय एक और लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मैस. ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड मॉलिक्यूलर मैस. अब कैसे निकालेंगे? सोडियम का मैस होता है 23, प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ है. हाइड्रोजन का 1 होता है एज़ यूजुअल, कार्बन का 12 होता है. अब 3 ऑक्सीजन है तो 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 3. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हो जाएगा, 12 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 23 एज इट इज़, सबको प्लस करेंगे, 84 हो जाएगा AMU. सो दैट इज़ द वे टू कैलकुलेट इट. सो ये हो गया फार्मूला मैथ्स. मैंने आपको बताया था फार्मूला मैथ्स क्यों कहा है, क्योंकि इसमें मेटल, सोडियम मेटल है. जब मेटल आ जाए तो फिर मॉलिक्यूलर मैथ्स नहीं बोलेंगे आप. देखिए इन दोनों में जो है वो दोनों नॉन मेटल हैं, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है. कैसे पता लगेगा? जो प्रोडक्ट टेबल में ग्रीन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, जब उन्हीं का ग्रुप होता है तो उनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं. लेकिन जो प्रोडक्ट टेबल में मेटल्स आ जाएं और नॉन मेटेलिक ग्रुप हो, दोनों मिल जाएं, तो फिर वो फार्मूला यूनिट कहलाते हैं और उनका मैस फार्मूला मैस कहलाता है. तो कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 32, 32 में फिर 12 को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया, दैट बिकम्स 44 AMU. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस 44, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है जिससे ब्रेड फूलती है. सो यू कैन से दैट कि ब्रेड को फुलाना हो, जब पकोड़े बनाते हैं ना आप घर में, जब आपकी अम्मा पकोड़े बनाती है, तो उस पकोड़ों में जो क्या करना होता है कि आपने बेकिंग सोडा डालना होता है, तो वो बड़े फ्लफ़ी से और मोटे से बनेंगे, बजाय कि जब आप पचके हुए पकोड़े खाते हैं रमज़ान में तो आपको लगता है कि मज़े के नहीं है, तो अपनी अम्मा को मशवरा दे सकते हैं कि वो बेकिंग सोडा ख़रीद कर लाएँ. और फिर थोड़ी देर रखना भी होता है बेसन में बेकिंग सोडा डालकर, ये नहीं कि एकदम ही डाला और बनाए और तल दिए. थोड़ा सा 10-15 मिनट वेट करें तो बेसन के अंदर वो थोड़ा सा रिएक्शन हो जाएगा. फिर एट द एंड ऑफ द डे आपके जो पकोड़े हैं काफ़ी मज़े के बनेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स हैं यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स. कुछ कंपाउंड्स हैं फर्टिलाइजर यानी कि खादों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. डिटर्मिन देयर फार्मूला मैसेज, और इनके भी फार्मूला मैसेज निकाल दें, या आप इनको मॉलिक्यूलर मैसेज भी कह सकते हैं. वी कैन यूज़ अ वर्ड मॉलिक्यूलर मैसेज ओवर हेयर, क्योंकि हमें सब में नज़र आ रहा है कि
मेटल नहीं है इसमें, देखें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो ये है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। और ये है यूरिया, दैट इज़ डाई अमाइन कार्बोनाइल, ठीक है। तो यूरिया बेसिकली, एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ, यूरिया में 46% जो है वो नाइट्रोजन होती है। ये बड़ी क्लासों में सवाल आता है, वैसे कैलकुलेट भी की जा सकती है, लेकिन ये बातें जो हैं वो बाद की हैं, अभी बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बहरहाल इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास या फिर क्या फार्मूला मास, तो वो कैसे निकालेंगे। अब डेफिनेटली अब हम जो है मेथड को यूज़ करेंगे, एंड दैट मेथड इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल काइंड ऑफ अ थिंग। सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट इट आउट। देखें अब नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 × 14। नाइट्रोजन का मास प्रोडक्ट टेबल में 14 है, तो ये 2 एटम्स हैं, तो 14 × 2, और इसको 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिंपली आप 2 से ही कर लें, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। सो 4 को ये 1 से कर लें, 2 को 2 से कर लें, क्योंकि 2 हाइड्रोजन उसने यहाँ पे मास 2 लिखा हुआ है 2 हाइड्रोजन का, और यहाँ पर एज अ होल ये 2 है, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है इनको मल्टीप्लाई करना होता है अंदर। सो कार्बन एक ही है, सो 12, और ऑक्सीजन एक ही है, सो 16। तो ये बच्चों को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मसला होता है, तो मेथड मैंने आपको बता दिया है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 24, इसको प्लस कर लेंगे 12 के साथ, और फिर सबको प्लस करेंगे तो गेट द आंसर 16 AMU। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द मास AMU। एक पार्टिकल का वज़न है, एक मोल का वज़न ग्राम पर मोल होगा, इसको आप ग्राम पर मोल भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने AMU में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो AMU ही लिखेंगे, ये लिखना लाजमी होता है। उसके बाद नाइट्रोजन एक ही है, हाइड्रोजन 4 हैं, फिर एक और नाइट्रोजन है, और फिर 3 ऑक्सीजन है। सो लुक एट द वे टू फाइंड इट आउट। 2 नाइट्रोजन है, सो डेफिनेटली 14 को जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सो 2 के साथ करेंगे, ठीक है। सो हाइड्रोजन 4 है, सो 1 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो चलिए सिंपल कर लेते हैं, नाइट्रोजन ये 14 नाइट्रोजन का वजन प्रोडक्ट टेबल में मिलेगा आपको, 4 × 1 लिख दिया, फिर नाइट्रोजन 14 वंस अगेन, और 3 × 16। सो डेफिनेटली 14 एज इट इज़, 1 × 4 इज इक्वल टू 4, 14 एज इट इज़, 3 × 16 इज इक्वल टू 48, सबको प्लस करेंगे। सो 80 इज़ गोइंग टू बी द आंसर। कैलकुलेटर पे करके देख लें आप। सो ये होगा हमारे पास इसका कैलकुलेट करने का मेथड, दैट इज़ गोइंग टू बी द फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट, जो फर्टिलाइज़र है। ये खेतों में डालते हैं ताकि फसलें वगैरह अच्छी हो जाएं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी, तो बच्चों यहाँ पे अब देखें हमारे पास जो है एक और एक्सरसाइज है, सेल्फ असेसमेंट। सो लुक एट दिस, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे कॉपर, आयोडीन, आयोडीन बेसिकली मॉलिक्यूल की शक्ल में रहता है तो इसको I2 लिखेंगे। ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल की शक्ल में रहता है इसलिए O2 लिखेंगे। तो आयोडीन मॉलिक्यूल कहा जाए तो दैट इज़ अ वेरी नाइस वे टू कॉल दिस थिंग, और इसको ऑक्सीजन गैस कहा जाए तो फिर आप समझेंगे ये फार्मूला है इस मॉलिक्यूल का। और पोटाशियम और कॉपर अकेले अकेले रहते हैं, दे यूज्ड टू लिव अलोन। तो कॉपर का 1 मोल जो है 63.5 ग्राम है, प्रोडक्ट टेबल में आप चेक कर सकते हैं। चूँकि आयोडीन जो है वो डायटोमिक स्टेट में रहता है, यानी 2 एटम्स इकट्ठे रहते हैं। आयोडीन के साथ जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सो दैट्स वाई हम इसको I2 लिखते हैं। सो बच्चे जल्दी जल्दी में एक ही एटम का वजन लिख देंगे, दैट इज़ रॉन्ग। लिहाजा मास ऑफ 1 मोल जो है वो कैसे होगा, डेफिनेटली वी हैव टू मल्टीप्लाई विद, इसका जो प्रोडक्ट टेबल में वजन है 126.9 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 253, इसका आंसर आएगा 0.80 AMU लिखना लाजमी है। लेकिन डेफिनेटली हमें तो मोल्स में चाहिए, वी नीड इट इन मोल। मोल्स के अंदर फिर क्या करेंगे, यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल का वज़न आप लिखेंगे तो दैट इज़ राइट, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इतने मॉलिक्यूल्स का वज़न लिखेंगे, ये देखें, अगर इतने मॉलिक्यूल्स का वज़न है तो फिर इनका वज़न ये होगा, लेकिन बस यूनिट ही चेंज होगा, मैथ सेम होगा लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगा, यूनिट ग्राम हो जाएगा। इस तरह ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है एज यूजुअल, इसका एक मॉलिक्यूल का वज़न 32 AMU होगा, लेकिन इतने एटम्स का वज़न जो है वो होगा 32 ग्राम्स। तो आपको पता ग्राम तो तोला जा सकता है। सो अगर आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई डिफरेंस कर दो ग्राम फार्मूला मास में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है उसको कैसे फ़र्क करोगे। तो डेफिनेटली फार्मूला मास मैंने बताया कि आपको मेटल्स होने चाहिए उसके अंदर, तो वी यूज़ टू कैलकुलेट द फार्मूला मास। फार्मूला मास व सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। एक आयनिक कंपाउंड का जो है जो फार्मूला यूनिट होता है उसके मास को ग्राम फार्मूला मास में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास पोटाशियम सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, तो इनके वज़न हमने निकाले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप।
जैसे कि अभी मैंने आपको निकालने सिखाए हैं, तो ये दैट इज़ कॉल्ड द ग्राम फार्मूला मास। तो आप इनको ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ग्राम फार्मूला मास। डेफिनेशन क्या रहेगी, मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये होगा 18.016, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये होगा हमारे पास 18.016 ग्राम में। ये एक मॉलिक्यूल का वज़न है, ठीक है, दैट इज़ दी मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है हमने 1 मोल का वज़न लेना है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। एक का वज़न एएमयू में, और इतने पार्टिकल्स का भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से हमारे पास जो है अगर ये ग्लूकोज है, इसका भी कैलकुलेट करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम में कर लें आप। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इसमें होगा, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो इसमें होगा एएमयू में। बस एएमयू और ग्राम में कन्फ्यूजन होती है, अगर ये नहीं होगी आपको तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। जी तो बच्चों, अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, विच इज़ 6.5। इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज टू यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर। अब आपके बाल जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन पर का हम यूज़ करते हैं। सो दैट्स द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर। आप कहोगे सर ये जो फार्मूला है ये तो वाटर जैसा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वाटर में एक ऑक्सीजन जो है वो बढ़ा दिया जाए, इट बिकम्स काइंड ऑफ अ कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। सो दैट इज़ हाइड्रोजन पर। और यही होता है कि जो हाइड्रोजन पर है ये बेसिकली क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। ये दैट इज़ अ वेरी नेसेंट ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन फिर आपके बालों के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है और बालों को रंग चेंज कर देता है। कभी आपने सोचा है कि अगर ये लिक्विड ग्रीन सी कलर की बॉटल में अमूमन आता है, आप मेडिकल स्टोर से जाके बाय कर सकते हैं इसको, तो अगर आप कपड़ों पे भी अगर गिरा देंगे ना तो उसका भी जो डाई है उसका भी वो कलर चेंज कर देगा। बालों का अगर कलर चेंज हो सकता है, तो कपड़ों का कलर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ही सवाल कर रहे हैं कैलकुलेट मास ऑफ दिस कंपाउंड, इसका वज़न कैलकुलेट करें, एंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स। लेकिन 1 मोल का वज़न तो आपको पता लग ही जाएगा, जो मैंने पिछली एक्सरसाइजेस करवाई हैं उसमें तो 1 मोल का वज़न आपको पता लग जाएगा बआसानी। लेकिन आपने 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करना है उस वज़न को, फिर आपको 2.5 मोल्स का पता लग जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली वे 30 ग्राम। फिर अगर लेट्स से दैट आपके पास 30 ग्राम अगर हो, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलें, ये जो मैं आपको कन्फ्यूजन्स हैं इनको मैं आप एक मेथड के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको मोल्स पता है तो आप फ्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस पे। मोल से आप मास निकाल सकते हैं, ठीक है, और मोल के साथ आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। जिस तरह लेट्स से दैट आपके पास अब हाइड्रोजन पर है, तो आप कैसे करेंगे। मास निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो मोल्स आपको पता है, मोल्स मोल्स यू नो लेट्स से दैट अभी 2.5 बता रहा है, तो 2.45 मोल्स तो डाटे में आपको पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप मोलर मास से, ठीक है। तो इस तरह फिर आपको उसका वज़न पता लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको मोल्स पता है तो उन मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर फिर एक मरतबा मैं लिखूँगा मोल्स यानी जो मोल्स आपको पता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप एवोगैड्रोज नंबर के साथ, ठीक है। इजी सी कैलकुलेशन है। तो फिर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का मतलब होता है, पार्टिकल्स को आप ले सकते हैं एज अ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पार्टिकल्स को कुछ भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह लें, या फिर आप आयोन्स कह लें, या फिर फार्मूला यूनिट्स कह लें, ठीक है। थोड़ा सा जज भी करना होता है ना कि H2O2 क्या है, तो डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल है। तो अगर लेट्स से दैट यही सल्फेट होता -2 के साथ, तो ये एक आयन होता। और लेट्स से दैट अगर ये पोटाशियम क्लोराइड होता, तो फिर ये क्या था, डेफिनेटली ये एक फार्मूला यूनिट था, ठीक है। तो कुछ भी पार्टिकल, इसको भी आप पार्टिकल कह सकते हैं, ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है। तो सबके लिए मैंने एक लफ्ज़ पार्टिकल इस्तेमाल किया। सो मोल कैन बी कैलकुलेटेड
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, और मोल कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ पार्टिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स और समथिंग लाइक इवन एटम्स, एटम को भी आप पार्टिकल कहेंगे, ठीक है, एटम्स कैन ऑल्सो बी अ पार्टिकल्स। सो लेट्स कैलकुलेट। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता है। सो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने के बाद इनके आंसर्स आएंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड समथिंग लाइक 2 16s are 32, दोनों को प्लस किया 34। ये अब एक मॉलिक्यूल का वज़न है या एक मोल का वज़न है, ठीक है। अगर ये तो मोल का वज़न होगा ना, ग्राम लिखा हुआ है। अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का वज़न लिखना हो तो लिखेंगे 34 AMU, लेकिन चूँकि हमें मोल्स पता लगाने थे, फिर क्या करना पड़ेगा मास निकालने के लिए। अभी मैंने बताया था मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, अभी मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। मोल्स पता है ना हमें, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मोल्स पता हो ना तो काफ़ी कुछ पता लग जाता है, जैसे कि मास, जैसे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो ये 2 बातें तो पक्का पता लग जाती हैं। सो ये हमने पता लगा लिया है, ठीक है। मोल्स को मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, तो क्या आंसर आया, कैसे करोगे। 2.5 को मोल्स पता है, मोलर मास क्या निकला था अभी 34, तो 34 को आपने मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, ठीक है। तो अब 34 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, ये देखो 85 हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द 2.5 मोल्स का मास। 1 मोल का तो पता था, 1 मोल का क्या निकला था, मोलर मास 1 मोल मास 34 निकला था। डेफिनेटली अब अगर डबल कर दें, 2 मोल्स कर दें तो 34 का डबल क्या होगा, 34 68 होगा। और फिर डेफिनेटली 34 का हाफ कर दें तो दैट इज़ गोइंग टू बी 15 और 17 होगा। तो 17 + 68 यही होगा ना आंसर, 85, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो 30 ग्राम है, उसका मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लिया हमने, दैट इज़ गोइंग टू 34 ग्राम। अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का क्या फार्मूला होगा। अब की बार ही इज़ सेइंग कि आपने बेसिकली मोल्स कैलकुलेट करने हैं। चलें ये भी मैं मेथड आपको समझाता हूँ। ये देखो, अब ये बेसिकली जो कैलकुलेशन है ना, अब इसमें ये पता था हमें तो हमने ये निकाल लिया, मास निकाल लिया। ये पता था तो हमने पार्टिकल्स भी निकाल सकते। फिलहाल पार्टिकल्स की बातें नहीं हो रही इस कैलकुलेशंस में। अब बेसिकली मोल नहीं पता, अब वो हमें मास दे रहा है। अब की बार हमें वो कह रहा है 30 ग्राम आपके पास वज़न है और अब मोल निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमने आना है बेसिकली मास से मोल की तरफ। तो जो भी आपको वज़न पता है, ठीक है, जो भी वज़न आपको पता है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। सो मास यू नो, जो आपको मास पता है डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। अब उस कंपाउंड का मोलर मास तो आपको पता होगा ना, उसने दे भी दिया। देखो ना, उसने कंपाउंड का जब नाम बता दिया H2O2, तो आप मोलर मास तो वैसे निकालना पता लग जाना चाहिए ना आपको, कैसे निकालते हैं, एक पार्टिकल का तो निकाल सकते हैं। सो मोलर मास क्या है 34 और मास आपको क्या पता है 34, तो 30 सॉरी, मास आपको जो पता है दैट इज़ 30 और जो मोलर मास है दैट इज़ 34। तो 30 को 34 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा मोल्स। और अभी क्या निकल रहा था, मैंने कैलकुलेशन में देखा था, दैट इज़ 0.88, ठीक है। इसका कोई साथ यूनिट नहीं होता, सो दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने में तो इतना आसान है ये कैलकुलेशंस, और आप सोच रहे हो यार पता नहीं क्या करें। आप तो अपने आंखें बंद करके ना दिमाग से सोचा करो, तो फिर चीज़ें बड़ी आसान है। जीएस एकेडमी के साथ रहो। और अगर आपने मोल्स को और अच्छी तरह समझना है ना, तो आपने लिखना है मोल स्पेस जीएस एकेडमी, मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको और वहाँ से आप स्टडी करो और इंशाल्लाह आपको बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। उसके बाद अब एक और सवाल कर रहे हैं, अब इसको भी हल करते हैं। अ स्पून ऑफ टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आपके जो घरों में टेबल होता है उसके ऊपर जो सॉल्ट पड़ा होता है उसे टेबल सॉल्ट कहते हैं। अमूमन घरों में ये यूज़ होता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड। अब इसके आपके पास 12.5 ग्राम्स हैं, यानी मास यू नो, अभी जो आपको वज़न पता है, ऑफ दिस सॉल्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन। अब मोल्स कैलकुलेट करने हैं। देखो अब उसने डाटे में क्या दिया है हमें 12.5, क्या दिया है 12.5 बताओ, ग्राम्स दिए हैं, ठीक है, 12.5 ग्राम्स दिए हैं। अब उसने हमें डाटे में अगर 12.5 ग्राम्स दिए हैं तो उसने कहा है कि मोल्स कैलकुलेट करो, ठीक है। उसने ये क्वेश्चन दिया है कि मोल्स को कैलकुलेट करो
और उसके बाद नेक्स्ट जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर उसने हमें कंपाउंड भी दिया हुआ है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, सबसे पहले इसका मोलर मास निकालो, दैट इज़ 23, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, ये प्रोडक्ट टेबल से पता लग जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी 58.5, ओके, 58.5 ग्राम, ये मोलर मास है। ये तो आपको आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मोलर मास आपको पता लग गया, खुद ही पता होता है इसका, वो डाटा में नहीं बताएंगे, कंपाउंड ज़रूर बताएंगे, उसका फार्मूला भी बताएंगे, फिर मास दिया होगा और फिर ये क्वेश्चन करेंगे मोल बताओ, यानी कि ये मोल हमने पता लगाना है। देखो मैंने कहा था यहाँ मास लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स कौन से हैं यहाँ पे, फार्मूला यूनिट्स हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो सेंस होता है वो फार्मूला यूनिट्स होता है, फार्मूला यूनिट्स, इसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। सो अब क्या सिनेरियो हो रहा है, मैथ्स आपने पता है आपको, यू नो सम मैथ्स, तो आपने मोल पता लगाने हैं। तो आपको याद है भी ये वाला सर्कल मैंने बताया था, मैथ्स यू नो, ठीक है, ओवर दी मोलर मैथ्स, ओके, मोलर मैथ्स। अब मैथ्स यू नो क्या है, आपको क्या पता है, मैथ्स क्या पता है आपको, दैट इज़ 12.5 जो उस डेटा में दिया हुआ है, दिस द मैथ्स। और मैथ्स मोलर मैथ्स अभी आपने कैलकुलेट किया है, जो कि खुद करना था आपने, दैट इज़ 58.5। इन दोनों को 12.5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यू गेट दी आंसर, मोल्स आपको पता लग जाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी 0.21। अभी कैलकुलेटर से करके देख लो आप। सो दैट इज़ दी आंसर प्यारे बच्चों। एंड इफ़ यू वांट टू से कि सर अब मुझे मोल्स पता लग गए हैं तो मुझे बताओ मैं क्या पार्टिकल्स भी निकाल सकता हूँ, तो हाँ, अब यहाँ से यहाँ पर जंप कर सकते हो आप, है ना, यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकते हो। कैसे करोगे, जो मोल्स आपको पता है, ठीक है, जो मोल्स आपको पता लग गए हैं, लेट्स से दैट 1 पता लगा है, तो 1 को तो सिंपली आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, यही है ना एवोगैड्रो नंबर। लेकिन अभी तो मोल्स आपको कुछ कम पता लगे हैं, 1 से छोटी वैल्यू है ना ये, तो 0.21 को मल्टीप्लाई करोगे आप इस नंबर से तो आपको पार्टिकल्स पता लग जाएंगे कि इतने वजन में मैथ्स यू नो, आपको कितना मैथ्स पता था, दैट वाज 12.5, ये मैथ्स आपको पता था। और मोलर मैथ्स तो आपको पता ही होता है, तो इस मैथ्स से आपने क्या निकाल लिया, पार्टिकल्स निकाल लिए। मोल से पार्टिकल्स निकाल सकते हो, मोल से मैथ्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू से कि सर अब ये जो 0.21 मोल्स हैं इसे हम मैथ्स कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला होगा ना कि जो मोल्स आपको पता है, सो 0.21 मल्टीप्लाई बाय जो मोलर मास इस कंपाउंड का वो क्या है, दैट इज़ 58.5, तो इसको मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा आपके पास। इंटरेस्टिंगली करके देख लो। सो ये चक्कर है जनाब। अब तुमको से नहीं सर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो कुछ आंसर आएगा, लेट से एक्स आ गया। अब उस एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, किससे डिवाइड करोगे, सॉरी, जो भी एक्स आपके पास है इसको डिवाइड कर दो आप किससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.02 इंटू 10⁻23। एक मैजिक देखा आपने, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, चेक करें आप। यानी यहाँ पे आपने जो मोल्स की वैल्यू है वो मोलर मास से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर देखो मोलर मास डिवाइड हो रहा है ना, टेक्निक सीक्वेंस है ना इसके अंदर। सो दैट इज़ द मैजिक प्यारे बच्चों। तुमको अगर सर इतनी रॉकेट साइंस बना दी आपने तो रॉकेट साइंस नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ओवरऑल ये तो सिंपल था, ये तो रट्टा था जो लगा लो, 12/5 21 आ गया, आंसर आ गया, बस ठीक है, याद कर लो, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन समझना मुश्किल काम होता है। चलो अगर तुम्हें कुछ समझ में आया तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कह रहे हैं जी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स रेड, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे किया, करने से पहले पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्वेलो सस्पेंशन ऑफ बेरियम सल्फेट। वो क्या करते हैं, बेरियम पेट का जब एक्सरे लेना होता है तो वो बेरियम सल्फेट पिला देते हैं, जो डॉक्टर है ना मरीज़ को ये पिला देते हैं बेरियम सल्फेट। कैलकुलेट दी मास ऑफ 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, तो आसान सी बात की उन्होंने, उन्होंने एक बात बताई भी और कैलकुलेशन भी मांग ली। तो बेरियम सल्फेट बेसिकली कह लो कि बेरियम का वज़न प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ है वो पता होना चाहिए, सल्फर 32 ग्राम्स होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो बेरियम का वज़न बेसिकली जो है वो याद रखो, अभी प्रोडक्ट टेबल में देख लो, दैट इज़ 137, ठीक है। एक एक कैलकुलेट दी मैस ऑफ 1 मोल पूछ रहा है, वो एक एटम का वज़न जो है वो 137 AMU होगा। लेकिन अगर हम बेरियम का मोलर मैस एक एटम की बात कर रहा हूँ, 137 ग्राम्स होगा। तो यहाँ पर आप डिपेंड करता है कि इतने पार्टिकल्स का वज़न सोच लो, ठीक है,
या सिर्फ एक ही पार्टिकल का वज़न सोच लो, एक पार्टिकल का वज़न ये है, और अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं तो उसका वज़न ये है। तो समझ लो कि हमने मोलर मास निकालना है या 1 मोल निकालना है, तो हम ग्राम का यूनिट लेंगे, और जब एक एटम का निकालना है तो AMU का यूनिट लेंगे। सो 137 बेरियम का वज़न है, और फिर 32 सल्फ़र का वज़न है, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 है, दैट इज़ द ऑक्सीजन का मास, एंड दैट इज़ हाउ सबको प्लस करेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर, वो 233। यानी अगर 1 मोल आपको वो दे रहा है सस्पेंशन, तो 233 ग्राम्स उसके अंदर होंगे, एंड इट्स अ बिग मास। 250 ग्राम्स एक पाव होता है, ठीक है, 1 किलो का चौथा हिस्सा। सो क्वाइट बिग मास अगर आपको ये दे रहा है। आई थिंक तो थोड़ी डोज देनी होती है, वो डोज की नहीं बता रहा, वो बस कह रहा है कैलकुलेट करो मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट। तुमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। यू कैन ऑल्सो से इट एज द मोलर मास। ठीक है, तो ये थी सेल्फ असेसमेंट 6.5। अगर तुम्हें समझ आई है ना, तो फिर सब्सक्राइब तो बनता है। एक तो तुम्हारी बुक की समझ नहीं आती, थोड़ी सी गलतियाँ काफ़ी करते हैं, इन्होंने 6.5 यहाँ पर दिए, और फिर पेज नंबर 108 के ऊपर 6.5 एक दफ़ा और दे दिए। चलो, गलतियाँ तो इंसानों से होती हैं, ये जल्दी जल्दी बुक बनाई होगी, दैट इज़ 6.6। चलो 6.6 को भी कर लो अब जल्दी से। सो अब क्या सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे, एस्पिरिन लिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी लिया था, आपको बताया था डिस्प्रिन वगैरह होती है, इसका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपको याद है वो फार्मूला? अब तुम कह दो सर नहीं मुझे तो याद नहीं है। दैट वाज C9H8 एंड O4, दैट वाज द फार्मूला ऑफ एस्पिरिन। बहरहाल स्टोरी क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ पेन किलर। इसको एस्पिरिन को खून पतला करने के लिए और पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड एस्पिरिन टैबलेट कंटेन्स दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास देखो क्या दे रहा है ये, मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स बता रहा है। आ गया ना उसी बात पे जो मैं आपको बता रहा था। अब ये आपको पार्टिकल्स बता रहा है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं। सो हाउ मैनी मोल्स, देखो पार्टिकल से क्या पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है, ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द टैबलेट। अब बताओ कितने मोल्स होंगे इस टैबलेट में। तो वही मेरा फार्मूला, ये भी मैंने करवाया था आपको। क्या निकालने हैं, मोल्स, पार्टिकल्स बता रहा है कितने पार्टिकल्स थे। दैट वाज समथिंग लाइक 1.25 इंटू 10⁻30। ओके, लेट मी जस्ट डू इट। 1.25 इंटू 10⁻30। ओके, अब आपको मैंने बताया था कि अब एक्स पता लग गया हमें। सो कैसे करोगे, चलो करते हैं। सो कैसे करोगे, 1.25 इंटू 10⁻30 डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर 1.6.02 इंटू 10⁻23। अब तुम्हें मैथमेटिक्स सीखी होगी, इस बेसिस सेम है तो पावरें ऊपर आके माइनस हो जाएंगी। क्या करोगे, 1.25 को 6.02 से डिवाइड करोगे, और 1030 को माइनस कर दोगे 23 के साथ। क्या करोगे, डिवाइड करो, इसको आंसर निकालो, और इसका क्या आंसर निकलेगा, 10⁻7। इसको डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है, तो डिवाइड करें तो ये इसका आंसर आ रहा है 0.2076। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होते हैं, पॉइंट यहाँ लगाओगे तो आपको -10 लगाना पड़ेगा, यानी 0.2 की बजाय क्या लिखोगे, 2.076 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। तो क्या करोगे नेक्स्ट, अब डेफिनेटली यही करोगे कि इसको जो है इसको इससे माइनस करोगे। 2.076 मल्टीप्लाइड बाय क्या निकलेगा, 10 - 1 + 7। तो क्या आंसर आएगा, 2.076 मल्टीप्लाइड बाय क्या आंसर आएगा बताओ। यस, इसका आंसर आएगा 6। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द मोल्स। प्यारे बच्चों, क्या मोल्स आए हमारे पास, 2.076 इंटू 10⁻6। ये लो, ये कैलकुलेशन हो गई। सो ये नीट हो गया, राइट। दिस इज़ द आंसर एंड आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। लेकिन द स्टोरी इज नॉट ओवर, थके तो नहीं हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है, आयरन की होती है, Fe2O3.NH2O। ये है रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो ये याद रखना। सो जो शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको तो होता है ना रस्ट,
एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को रस्ट हो जाता है, कनेक्टिंग टू आयरन टू अ ब्लॉक ऑफ मोर एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम। अब क्या करते हो कि अगर ये आयरन का पाइप जा रहा है, तो लेट्स से दैट ये आयरन का पाइप है, ठीक है, आयरन का पाइप है ये। अब इसके ऊपर तुम क्या कर देते हो, किसकी परत बना देते हो, मैग्नीशियम की बना देते हो, ठीक है। और मैग्नीशियम की जब ये परत लग जाएगी तो फिर ये पहले ऑक्सीडाइज होगा। याद रखो, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप रस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमेशा आयरन की ऑक्सीडेशन को ही रस्ट बोला जाता है। इसको आप बोलोगे कोरोजन, इसको आप कोरोजन बोलोगे। सो व्हाट इज सेइंग, दिस मेथड इज़ कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये जो हमने किया ना, मतलब ये कि आयरन का पाइप जा रहा था, उसको हमने मैग्नीशियम लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन 1 बिलियन एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अगर 1 बिलियन हमारे पास एटम्स होंगे, यानी 1 × 10⁻⁹। अब देखो 1 बिलियन एटम्स का मतलब पता है क्या है, हमें पार्टिकल्स बता रहा है, क्या ख्याल है। और वो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि मोल्स पूछ रहा है, मेरा वाला फॉर्मूला फिर लगेगा। अब देखो हमें कितने बता रहा है, 1 बिलियन पार्टिकल्स बता रहा है, एटम्स बता रहा है 1 बिलियन। और अभी आपको बताया था कि 1 बिलियन में कितने होते हैं, 1 × 10⁹ एटम्स। और आपको ये भी पता लग गया है कि ये हमारे पास जो हैं एटम्स हैं, किसके हैं ये एटम्स, ये हमारे पास एटम्स हैं मैग्नीशियम के। और आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल से कहाँ पर जाना है, मोल्स पे जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको पता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो आपको पता है, डिवाइडेड बाय दी एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा मज़े की चीज़ सुनो, एवोगैड्रोस नंबर को ऐसे भी लिखते हैं, तुमको सर ऐसे तो सोडियम को लिखते हैं ना ऐसे, सोडियम उसमें एक स्मॉल होता है, लेकिन अगर ये कैपिटल हो तो उसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, अमीडो एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। क्या है एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻², यानी कि दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। सो करते हैं ना डिवाइड। अब क्या है हमारे पास, 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। अब क्या होने वाला है नेक्स्ट, डेफिनेटली अब तो कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो नीचे ही ले आते हैं फ़िलहाल। 1/6.02 इंटू 10⁻23 -9 कर देते हैं, आंसर क्या निकलेगा। डेफिनेटली इसको माइनस करेंगे, 1/, आंसर आ रहा है 1/6.02 और मल्टीप्लाइड बाय क्या आंसर निकलेगा, इसको माइनस करो, 10 निकालोगे 13 आ जाएगा, तो एक ज़्यादा कर दो, 10⁻14 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका क्या करोगे नेक्स्ट, इसको सॉल्व करो, 1 को डिवाइड कर दो 6.02 से और इसको ऊपर ले जाओ, तो 1/6.02 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक -14। अब जो इनका आंसर आएगा वो -14 के साथ लिख दो, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक 0.166 इंटू 10⁻⁻14। तुम कहोगे सर ये सिग्निफिकेंटली नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, तो क्या करोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻14, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, 1.66 इंटू 10⁻, दोनों को ऐड करना है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, आंसर आएगा 10⁻⁻15। दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स जो कि होंगे आपके पास 1 बिलियन पार्टिकल्स में। और ये बेसिकली एटम्स नहीं है, सॉरी, ये मोल्स हैं, क्योंकि अभी आपने कैलकुलेशन किया ना, पार्टिकल से किस पे आ रहे हो, पार्टिकल से किस पे आ रहे हो, मोल पे आ रहे हो। तो जो आपको पार्टिकल्स पता था उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया आपने, तो कैलकुलेट करके आप आ गए मोल्स के ऊपर, तो ये मोल्स आपको पता लग गया है। क्या मोल्स निकला, 1.66 इंटू 10⁻⁻14 निकला, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस आंसर। कितनी खुशी होती है ना जब आंसर सही आए। सो दैट इज़ द आंसर। साथ मोल्स लिख दिया करो, ठीक है, मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स निकालें, मोल्स लिख दो। सो दैट इज़ द मेथडोलॉजी एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये कर लिया हमने अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो ये थी सेल्फ असेसमेंट 6.7, नो बल्कि सेल्फ असेसमेंट 6.6। अब स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक असेसमेंट और पड़ी हुई है, दैट इज़ 6.7, आई थिंक दैट इज़ 6.7। तो अब 6.7 में क्या सवाल किया जा रहा है,
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस बाय केमिकल इक्वेशंस, बड़ा बना दिया उन्होंने आपको, उन्होंने कहा भी केमिकल इक्वेशन लिखो। जैसे कोयले को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, कोयला ऑक्सीजन गैस गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन द बिग पॉइंट इज़ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वाटर भी बनता है। लेकिन ये प्योर कार्बन है, उसने ऑक्सीडाइज कर दिया है, दैट इज़ अ रिएक्शन। बट अगर हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे वाटर, तो कैसे होगा? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखो, हवा में ऑक्सीजन होती है, हवा में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन है और पानी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग का मतलब जब भी आएगा तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होगा, यानी मैग्नीशियम को जब तुम बर्न करोगे, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करोगे, तो दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। तो आई होप कि यू आर गेटिंग माई, दिख रहा है आपको। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो दैट इज़ हाउ यू विल राइट, जो भी मैंने आपको लिख दिया। मोल्स पूरे कर लो, 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन गोज़ टू वाटर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गोज़ टू 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ रिएक्शन। जी तो बच्चों, बात करते हैं अब आपसे 6.8 सेल्फ असेसमेंट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस इनटू आयोनिक इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें हमने इनके आयन्स बनाने हैं। और बहुत से मुश्किल हालात रहते हैं बच्चों के, जब उनको मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं इनको ब्रेक करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में जो है मैं इसको इजी करने की कोशिश करता हूँ। अब आपके सामने जो हैं ये 4 कंपाउंड्स, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये इनके नाम लिख दिए मैंने। अब देखें, होता ये है कि जो सिल्वर है ना, उसका अगर आपको चार्ज नहीं पता लग रहा तो नाइट्रेट रेडिकल का याद कर लें। नाइट्रेट हमेशा -1 के तौर पे बिहेव करेगा। ऑटोमेटिकली एक ही सिल्वर लगा हुआ तो ये +1 होगा। अब क्लोराइड का आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ -1। तो डेफिनेटली सोडियम पहले ग्रुप से है, ये तो आपको रूल्स में भी बताया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, +1 रहेगा। वंस अगेन सिल्वर -1 है, क्लोराइड -1 है, तो सिल्वर वंस अगेन +1 रहेगा। और नाइट्रेट जो है दैट इज़ -1। तो जैसे कि ऊपर था, तो यहाँ पर सोडियम भी एज़ यूजुअल ऊपर की तरह +1 रहेगा। अब इक्वेशन में क्या है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड से। ओके, पहले सिंपल वाले कर लेते हैं ना रिएक्शंस, फिर थोड़े से ज़रा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की तरफ जो है वो जाएंगे, ठीक है। अब ये लेट्स से दैट आपको नहीं पता, ठीक है, लेट्स से दैट प्रोडक्ट नहीं पता। अब देखें, सिल्वर अभी बताया +1 है, नाइट्रेट जो है वो -1 है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है, +1 और क्लोराइड -1। अब ये सिल्वर जो है पॉजिटिव, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है। ये +1 जो है वो इस -1 के साथ मिल जाएगा, तो एज अ होल क्या बनेगा यहाँ पे? सिल्वर क्लोराइड। ओके, और ये जो पॉजिटिव है इस तरह की दूसरे कंपाउंड की स्पीशी नाइट्रेट से मिल जाएगा। पॉजिटिव आयन पहले लिखेंगे, नेगेटिव आयन बाद में लिखेंगे, तो दैट विल बिकम सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट जो है ये बन जाएगा, सो सोडियम नाइट्रेट, दैट इज़ गोइंग टू बी द वे टू राइट दिस इक्वेशन। और अगर इसी तरह से अगर आपके सामने एक और है कि HCl है, उसमें जिंक को डाल दिया है, ठीक है, HCl है, ठीक है, लेट मी जस्ट डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। HCl है, उसमें जिंक को आपने डाल दिया। HCl क्या होगा? H पॉजिटिव होगा और Cl क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जिंक जो है वो पॉजिटिवली टू बिहेव करता है। अब कॉमन सेंस यूज़ करें, पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? चार्जेस सेम नहीं, ये -1 है, ये +2 है, तो लिहाजा क्या करना पड़ेगा? 1 मोल बढ़ाते हैं, इस कंपाउंड के आयंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो +2 है, तो फिर एक और क्लोराइड आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पर ये जो दोनों क्लोराइड्स हैं, लेकिन पैच अप दिस, उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, इनका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। एक जिंक ने 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया, 2 क्लोराइड्स के साथ, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। सो लेट्स चेक इट आउट। सो यहाँ से जो है अब आप इस चीज़ की सेंसेशन ले सकते हैं कि भाई हाउ दे आर एक्टिंग।
ठीक है, सो दीज आर दी आयंस, दैट इज हाउ दे हैव बीन कंबाइंड, ठीक है, दैट इज हाउ दे हैव बीन कंबाइंड। ओके, सो इसमें मैंने आपको रिएक्शन करके दिखा दिया। अब उसके बाद जो है हम चलते हैं अपनी अगली असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ। अब क्या हो रहा है यहाँ पे जी, 6.9 है फिलहाल, ये 6.8 लिखा हुआ है। तो राइट द मोलेकुलर फार्मूला, फॉर्मूली एक होता है फार्मूला और बहुत से होते हैं फॉर्मूली, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूली, स्पेलिंग थोड़े से गलत है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखनी है, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। 2 कार्बन है और हाइड्रोजन के लिए कितने हैं, 5, 6, 1 ऑक्सीजन। इसको देख लें, अब यहाँ पर 2 कार्बन है और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर कितने हैं, 5, ये 2 हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक हाउ मेनी, 4, 7। और नाइट्रोजन कितने रहेंगे, 1 ही है। यहाँ पर देख लें 2 कार्बन है, वंस अगेन ये भी है, 3 कार्बन हो गए। और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 6 हैं और ऑक्सीजन देख लें 1 है। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। एंड आई होप कि मैंने तकरीबन तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर दे दिए हैं यहाँ पर। सो दैट्स इट। एंड आई होप कि अरे बच्चों आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। काफ़ी लेंथी थी, मैंने आपके 40 मिनट ले लिए, मेरे भी 40 मिनट लग गए, लेकिन आई होप कि समझ में आ गई होगी। सो मज़ीद वीडियोस के लिए GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको शेयर करके पूरी किताब की वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर नोट्स चाहते हैं तो थोड़ी सी माइनर सी अमाउंट आपको पे करनी होगी और आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रख सकते हैं, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.